अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा हो गया, एलिमिनेशन मेथड मेरा हो गया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका है हिंदी नाम है वज्र गुणन विधि। वो दोनों मेथड में क्या था, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज किए थे और वहाँ से समझे थे। इसमें थोड़ा कंसेप्ट है। इसमें क्या है, दो हम लोग का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो पेयर में है तो दो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। जनरली हम लोग ये एलिमिनेशन मेथड से जो है हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला करेंगे। फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला है। पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 को जो है, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय b2 एंड सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाय b1 एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड। यदि ये करते हैं तो ये b2 से इसको हर एक टर्म b2 से, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। कोई भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लेंगे, मतलब इक्वेशन के नेक्स्ट RHS में 0 होना चाहिए और बाकी सब टर्म एक साथ हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ये याद रखना। तो इसको करेंगे a1 b2x प्लस ये क्या हो जाएगा b1 b2y प्लस फिर b2 से करेंगे तो b2 इंटू c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड को क्या करेंगे, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म b1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको माइनस करते हैं, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 कॉमन ले लिए तो x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। ये अब ये क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 x प्लस ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, यानी कि b1 c2 हो जाएगा और प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो b2 c1, यही हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा। इसी तरह करेंगे जैसे ये किए उसी तरह ये भी करेंगे तो इससे y का वैल्यू क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। आप लोग निकालना इसको डायरेक्ट, जैसे मैंने b2 और इसको y को एलिमिनेट किया, इसी तरह x को आप लोग एलिमिनेट करोगे तो y का ये वैल्यू मिलेगा। तो x का ये वैल्यू मिला, y का भी। अब x और y का यदि कोई सॉल्यूशन हो, इसका मतलब सॉल्यूशन होने के लिए क्या है, हमारा जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम है। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए, फॉर x एंड y हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, मैंने एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर माने a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मैंने ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो मतलब कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, ये उस तरफ हो गया। तो अब इससे क्या हो जाएगा a1 बाई a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हम लोग पढ़े थे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होना मस्ट है, ठीक है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो A1/A2, अब एक रिवाइज करते हैं हम लोग। यदि कोई सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, यहाँ फॉर नो सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 जो कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये होना चाहिए। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसका जस्ट रिकैप किए हैं। अब इसको हम लोग फार्मूला जो है, ये फार्मूला, उसको ये दोनों x और y निकल गया। ये इसको हम लोग लिखने का एक तरीका है, यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा फॉर्मूला है x और y निकालने का दोनों का। तो अब ये थोड़ा फॉर्मूला क्या हमको लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। इसको हम लोग एक करेंगे, यहाँ से आप करो x y और 1, तीन ही है ना, x y 1 यहाँ। अब B1 से साइकिल स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में B1 तक ख़त्म करते हैं, यानी कि वहाँ पर B1 B2 डिवाइडेड बाय C1, यहाँ पर बीच में C1 C2 डिवाइडेड, यहाँ पर सॉरी डिवाइडेड नहीं, A1 A2 और फिर B1 B2 से स्टार्ट किए और B1 B2 तक ख़त्म कर दिए। अब इसको यहाँ से करेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस नाम ही है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस करेंगे, फिर इसको यहाँ से क्रॉस करो, इसको फिर इसको यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से। अब इसको करेंगे तो देखो क्या है, x डिवाइडेड बाय, यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर यानी B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय y, यहाँ है तो y बाय यहाँ C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय 1 बाय A1B2 माइनस A2B1। यही हो गया ना फॉर्मूला। तो ये जो है, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल इसको याद रखने का एक तरीका है, ये याद रखो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसका हम लोग थ्योरी पढ़ लिया। थ्योरी में ये कुछ नहीं है, हमने एलिमिनेशन मेथड से इसका वैल्यू निकाले, एक्स वाई का वैल्यू, उससे हमको कौन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए लोग पढ़े हुए हैं हम लोग। इसको जब निकाल लिए तो सिंपल इसको याद रखने का ये हो गया, और इसको याद रखने का हम लोग सिंपल B1 B2 से साइकिल स्टार्ट किए, फिर B1 B2 तक एंड किए और क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर याद रखने का तरीका। ये हमारा थ्योरी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग क्या कहाँ चलेंगे, एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान देना है आपको, बाकी और इजी है। मैं एक एक दो दो बनाऊंगा आपको और आप लोग उसको करना, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। थ्योरी अच्छा है, इसका याद रखने लायक थ्योरी है और आप इसको याद रखना अच्छे से। बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करोगे फिर भूल जाओगे। मैथ में फॉर्मूला प्रैक्टिस से याद होता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन अलग से नोट किया है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसको एक्सरसाइज 3.5 मैंने हर एक क्वेश्चन नोट किया है, इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है।
तो आप लोग भी NCERT का नोटबुक उठाओ और एक्सरसाइज 3.5 पर पढ़ो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वहाँ से करते जाना। एक्सरसाइज 3.1 मैं रीडिंग मारता हूँ, आप बुक में देखो उसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले है क्वेश्चन 1, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है हमको। इसमें बोलता है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, कौन किसी का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट लिमिट, वो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर जो है इसको चेक कर लेना। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में जाते हैं। इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको ये करना है, सबसे पहले a1/a2 और यहाँ पर b1/b2 और c1/c2 यहाँ निकालना है। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 क्या है 1/a2 क्या है 3, यहाँ b1/b2 क्या होगा -3/-9 और c1/c2 क्या होगा -3/-2 विथ साइन लेंगे, जो कोफिशिएंट है वो साइन के साथ में आएगा। तो ये और 3 3 जार 9, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया और ये 3/2 हो गया। मतलब क्या हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये b1/b2 के बराबर, बट इज नॉट इक्वल टू c1। तो ये टर्म है, मतलब ये हमारा किसको फुलफिल करता है, मतलब दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन को फुलफिल करता है। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन हो गया। तो नो सॉल्यूशन हो गया तो हमको सॉल्यूशन जब होगा ही नहीं तो हम इसका x और y का वैल्यू क्या निकालेंगे। अब मैं सेकंड में निकालता हूँ। सेकंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारा दिया हुआ है। अब ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। यदि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन निकालना रहता तो ये मेथड यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी इक्वेशन से बना लेते, लेकिन हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y और ये इस तरफ गया तो ये भी -8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम बताए थे x, y और 1, ठीक है। b1 b2 यहाँ क्या था b1 b2 ऐसे था ना, तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर b1 b2 तक ख़त्म करेंगे। तो b1 1 और b2 2, ठीक है। c1 c2 -5 -8, फिर a1 a2 में आएगा तो 2 और 3 और फिर b1 b2 तक ख़त्म हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब x डिवाइडेड बाय b1 b2, ये b1 c2 था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -8 मल्टीप्लाई -2 इंटू -5, ये था बराबर y डिवाइडेड बाय फिर ये -5 इंटू 3 -2 इंटू -8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये a1 ये 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, यही होगा। अब इसको करते हैं x डिवाइडेड बाय ये -8 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -15 और प्लस 8 to 16 इज इक्वल टू 1 4 -3 x -8 प्लस 10, प्लस का साइन ज़्यादा है
तो प्लस डोमिनेंट रहेगा डिवाइडेड बाई 2, y -15 + 16, 16 ज़्यादा है तो 1 डिवाइडेड 1/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक x/2 = 1 और y/1 = 1। तो x = 2 और y = 1। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने इस मेथड को निकाल दिया। ये हमारा एक्सरसाइज पर आप थर्ड पहले बनाना। थर्ड में पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या है, मैंने ये यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया, इसको मैंने चेक करेंगे पहले। ये हमारा a1/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पहले चेक करना है। चेक करेंगे उसके बाद नहीं, चेक में हमको नो सॉल्यूशन होगा तो ये क्या है उसके हिसाब से करेंगे। तो a1/2/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/8, यानी ये हमारा आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर प्रोसेस उसको तरीका से इसी तरह हम थर्ड में करेंगे। पहले a1/a2 चेक करेंगे क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्थ भी आप बनाना उसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सब इजी है, बशर्ते आप क्या है थोड़ा दिमाग अपना खोल के और उसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, प्रोसेस स्टार्ट करो, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। मैं जो कहता हूँ वो आप करो, आपको जो है ना ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आप बनाओ और आप करो, देखो कि कितना ईजी लगेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू है, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो है वैल्यू के लिए हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y = 7 और यहाँ क्या है a - bx + a + by = 3a + b - 2। यही है ना, ये दो इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन के लिए हमको बताता है जो हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी का हमको वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। किससे निकालना है, इस दोनों इक्वेशन, क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या हमारा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये होना, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। a1 क्या है 2, a2 क्या है a - b = b1 क्या है 3/a + b और = 7/3a + b - 2। सबसे पहले इक्वेशन का देखेंगे एक दोनों एक फॉर्म में है कि नहीं, तब ये करेंगे। ऐसा नहीं एक का कांस्टेंट इधर है दूसरे का कांस्टेंट उधर है फिर करेंगे तो हमारा साइन का लफड़ा हो जाएगा। दोनों का कांस्टेंट इक्वलिटी के दूसरे तरफ है, दोनों का कांस्टेंट, तो हम ये कर देंगे। दोनों का या तो एक तरफ रहना चाहिए या इक्वलिटी के दोनों तरफ रहना चाहिए कांस्टेंट, और दोनों एक फॉर्म में रहना चाहिए, तभी ये हमारा लगेगा। अब ये क्या है, इससे हमारा क्या हो जाएगा 2a - b = 7/3a + b - 2। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3a + b - 2 = 7a - b। एक ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a + 2b - 4 =
7a माइनस 7b, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 7a माइनस 6a प्लस इधर माइनस 7b माइनस 2b प्लस ये उस तरफ जाएगा तो 4, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 7a तो a माइनस 7 माइनस 2 तो माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरह ये टर्म 3 डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 7 ये चला जाएगा 7a प्लस 7b, हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ये हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। ये आप समझ रहे हो ना, नहीं तो मैं फिर एक से एक करूं, तो यदि नहीं एक बार कर दिया था इसलिए मैं आगे बढ़ रहा था। ठीक, ये कर दिया तो 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6। अब यहाँ पर 7a, अब इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे तो 9a माइनस 7a, ठीक है, प्लस 3b ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 7b और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो। अब ये दो इक्वेशन हमको x और y की जगह a और b है दोनों में, तो ये इक्वेशन ये हो गया और इसको मैं लिख दे 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों एक फॉर्म में है। यहाँ से a1 वो मैंने किया था ना b1 बाई b2, यहाँ से a b और c, और ये वैल्यू यहाँ पर b से स्टार्ट करेंगे तो माइनस 9 माइनस 4, उसके बाद 4 माइनस 6, ये आ जाएगा 1 2 और फिर माइनस 9 माइनस 4। तो ये हमारा इससे जो है आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो ये इजी हो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आसानी से निकल जाएगा। इसको ये क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 6 जा 54, माइनस माइनस है ही, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, ये हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18। अब इसको करेंगे a डिवाइडेड बाय 54 है, ये क्या हो गया 70 हो जाएगा, b बट्टा 14 इज इक्वल टू 1 बाय ये 14 हो जाएगा। तो ये हमारा a बाय 70 इज इक्वल टू 1 बाय 14 और b बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय 14। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 70 बाय 14 और b क्या हो जाएगा 14 बाय 14। तो a क्या हो जाएगा 14 पंचे 70 5 और b क्या हो जाएगा 1। a और b का वैल्यू ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन देके हमारा दो इक्वेशन, एक यहाँ से और एक इक्वेशन ये दोनों से, एक इक्वेशन ये दोनों से, दो इक्वेशन मिल गया, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों का वैल्यू निकल गया। तो a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। इसी तरह सेकंड पार्ट बोलता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कर, ये आप बनाओ, ये नो सॉल्यूशन के लिए ये तो और इजी है, सिर्फ k का वैल्यू निकालना है। यहाँ दो वेरिएबल था, वहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है। इसमें क्या होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। आपको c1 बाई c2 तक जाना नहीं है, यहीं से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। a1 बाई a2 करेंगे, b1 बाई b2 करेंगे, वहाँ से हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट आप करना। थर्ड पार्ट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये मैं हिंट जस्ट देता हूँ आपको। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इससे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से दो है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो हमारा दिया हुआ है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से निकालने के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालेंगे, आपको बताया हुआ। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, मतलब 9 को इधर ले आएंगे, 4 को इधर लाएंगे, दोनों को इक्वलिटी के दोनों तरफ 0 होना चाहिए। फिर वो b1 b2 c1 से साइकिल बनाएंगे और वो ये साइकिल बनाएंगे और वो हमारा कंप्लीट हो, इससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है सो 2 या 3 एक्सरसाइज से बनाते आ रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस हो गया होगा उसमें। और कुछ है जो नया टाइप का है, उसको आप लोग बढ़िया से ध्यान से बनाना, ताकि वो आगे फिर वो रिपीट होगा तो उसमें आप फंसना नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? पहले क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है हमको। फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है इफ़ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक। कोई भी, सबसे बड़ा तो इसमें दिया है हमको अलजेब्रिक मेथड से। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से निकालना है, मतलब कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन लो, एलिमिनेशन लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे मन हो उससे निकालो। तो क्वेश्चन 1-4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। एक हॉस्टल है, उसमें एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में पढ़े थे, फिक्स चार्ज है, कुछ दिन के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज़ पर डे जो है उसका लगता है, पर डे के हिसाब से लगता है। उस सेम यहाँ पर है, कुछ नहीं करना है इसमें। ए पार्ट ऑफ मंथली, तो एक फिक्स चार्ज है, और बाकी जो है जितना दिन हम खाना खाएंगे उसके हिसाब से, हमारा नंबर ऑफ डे के हिसाब से, उसमें मेस में खाना खाएंगे तो उस हिसाब से उसमें पैसा बढ़ेगा। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डे के लिए फूड लेता है, सी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़, उसको 1000 रुपया पे करना पड़ता है। सेकेंड क्या है? सेकेंड स्टूडेंट क्या है? वो 20 हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, वो 26 डे के लिए फूड लेता है, तो उसको 1180 रुपया पे करना रहता है। फाइंड फिक्स चार्जेड एंड कॉस्ट। तो जब जो हमको निकालना है उसको मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेज बी ₹X एंड चार्जेज ऑफ फूड पर डे ₹Y। यूनिट लिखना मत बोलना, बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट लिखना मत बोलना। अब फिक्स चार्ज फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए क्या है? X, सबसे पहले फिक्स चार्ज X प्लस वो क्या है 20 डेज के लिए क्या था 20 इंटू पर डे के हिसाब से क्या है Y इज इक्वल टू पर डे के 20 डे के हिसाब से पर डे का जो है इतना रुपया बनता है फूड का, और फिक्स चार्ज ये है, ये हमारा है 1000 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो X प्लस 20Y इज इक्वल टू 1000, ये फर्स्ट हो गया। फॉर स्टूडेंट बी, उसके लिए क्या है फिक्स चार्ज, तो फिक्स रहेगा। वो कितना दिन खाना खाता है? ही टेक्स फूड फॉर 26 डे, मतलब 26 इंटू वाई इज इक्वल टू ये कितना पे करता है 1180 रुपया सेकेंड। अब सेकेंड इज फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड x प्लस 20y। मैं तो एलिमिनेशन से ही बनाऊंगा, आपको जिससे बनाना है उससे बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है इज इक्वल टू 1180। सबसे पहले दो इक्वेशन हुआ है। अब ये इक्वेशन कहता है यदि इसका सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले a1/a2 b1/b2, तो 1/1 और ये क्या हुआ 20/26, तो
तो ये हमारा बराबर नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो निकालो इसको, ये माइनस कट गया। 20 माइनस 6, माइनस साइन डोमिनेंट है तो 26 में से 20 गया तो 6 हो गया, और माइनस साइन डोमिनेंट है इसीलिए माइनस हो गया। इज इक्वल टू सेम इसी तरह दोनों में साइन डोमिनेंट है माइनस का, और इसमें से हो गया तो 180 हो गया और माइनस साइन हो गया, तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट गया। y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 इन्हें के 30, क्षेत्रीय का 18, 0 का 0 ऐसे रह गया। तो यानी कि हमको y इज इक्वल टू निकल गया 30। इससे हमारा यहाँ पर x भी निकल जाएगा। तो x कितना है, कोई भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000 माइनस ये, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल 600, 600 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 1000 में से 600 गया तो 400। तो सो फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 400 एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे इज रुपीज 30। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, और इजी वे में एकदम बनाओ तो एकदम इजी है। कोई मैं पढ़ते गया और इसको लिखते गया, ऑटोमेटिक हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में है, वो आप जानते हो, जस्ट मैं इसका हिंट देंगे, ये अपलोड ऑलरेडी बना। जो नया टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोलता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन है मतलब x y, ये फ्रैक्शन है, इसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर में बोलता है यदि व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, उसमें से एक माइनस कर दें एंड तो 1/3 हो जाएगा, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो इसका 1/4। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर x हो गया, एंड द डिनोमिनेटर dy। तो सो फ्रैक्शन बिकम्स x/y। ये मैं इसमें सिर्फ इक्वेशन बना दूंगा, आप लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेना, इजी है। फ्रैक्शन बिकम्स x/y। अब क्या बोलता है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज, अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हुआ, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब x माइनस वाई, x माइनस 1, y को y ही रहेगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x, हर एक टर्म -3 से मल्टीप्लाई हो गया, यदि y हो गया तो 3x माइनस वाई, ये उस तरफ हो गया तो 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया। अगेन and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, यानी कि न्यूमरेटर एकदम जैसा का वैसा रहेगा और 8 जो है डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। 4x डिवाइडेड बाय y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ऐसे ही यहाँ पर रख देते हैं। अब लोग लिखना है इसको फ्रॉम इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, या सेकेंड फ्रॉम 1 लिख देना। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे तो
हमारा न्यूमरेटर निकल गया। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसमें से अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको भी y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गया तो हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा, हमको फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। ये नया है क्वेश्चन, आप देखो इसको ध्यान से देखना, है इजी क्वेश्चन, मैं पढ़ते जा रहा हूँ वैसा करूंगा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में यस जो है 40 मार्क्स ऑब्टेन करता है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है यदि रॉन्ग आंसर देता है। जब आगे जाओगे आप ना IIT या IIEEE या जो IIEEE तो खत्म हो गया, जी एडवांस ये सब का जो है ना, तो उसमें निगेटिव मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यदि एक सही करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, एक गलत करोगे तो 1 माइनस नेट 1/3 या 1/4 निगेटिव रहता है। तो आगे आप जाओगे फर्दर आगे क्लास में तो उसमें ये चीज रहता है। अब आगे क्या बोलता है, हैड 4 मार्क्स अवार्डेड। सेकेंड कंडीशन है, उसको एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स में मिलते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं गलत आंसर के लिए। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। उस केस में वो 50 मार्क्स पाता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन ए टेस्ट। अब उस टेस्ट में कितना क्वेश्चन है ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या है, सही आंसर कितना दिया, गलत आंसर कितना दिया, ये यदि हम मान लेते हैं तो दोनों का टोटल मान कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन में, टेस्ट में उतना क्वेश्चन था। लेट a correct answer be x and wrong answer be y। ये करेक्ट आंसर x है और रॉन्ग आंसर y है। अब एज फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, या इसमें आप लिखना फर्स्ट कंडीशन, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स 3 राइट आंसर। तो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन x है, राइट आंसर दिया तो, और इसके लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 इंटू एक्स। और रॉन्ग आंसर है एक गलत आंसर, टोटल रॉन्ग आंसर कितने दिया उसने, माइनस वाई प्लस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 40। यही है ना, फर्स्ट यही है कंडीशन। तो यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, फोर मार्क्स अवार्डेड। सही, हर एक सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलता है, x इंटू 4 और प्लस y इंटू -2। इसमें क्या होता है, उसको 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें इस केस में उसको क्या मिलता है 50 मार्क्स, यानी कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस वाई 50 बाई, ये 2 कॉमन लेके इधर आएगा तो 25। ये हमारा सेकेंड हो। अब फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये 3 में से 2 गया तो x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 में से 25 गया तो 15। तो यानी कि सही आंसर, करेक्ट आंसर 15 था। अब पुट वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में ही रखते हैं डायरेक्ट, तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 30, तो 30 का साइन ज़्यादा है तो ये माइनस साइन निगेटिव डोमिनेंट होगा, और 30 में से 25 गया तो माइनस 5, तो वाई इक्वल टू 5, तो रॉन्ग आंसर हमारा 5 था। सो तो यहाँ लिखना आप करेक्ट आंसर इज 15 एंड रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, मैंने 20 क्वेश्चन इस टेस्ट में हमारा था। ये थर्ड क्वेश्चन देखने से लगता है बड़ा, लेकिन हम करते गए तो एकदम इजी वे में हमारा आंसर निकल गया। इक्वेशन तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है सॉल्व करने के लिए। ये थर्ड पार्ट हो गया, और फोर्थ पार्ट करेंगे। ये नया क्वेश्चन था थोड़ा, तो आप इसको देखना। बाकी ऊपर का जो 2 ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वो कर चुके हैं हम लोग, उसमें आप लोग फटाफट कर लोगे। उसका ऑलरेडी जब किए हुए हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसमें जब किए होते हैं तो हमारा उस केस में दिमाग थोड़ा और चलता है, फटाफट हो जाता है और मन हल्का लगता है, अरे ये तो हमारा ये किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन पढ़ते जाओ करते जाओ, कुछ भी नहीं लगेगा। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? प्लेसेज ए एंड बी आर, कोई हाईवे है जहां 2 प्लेस है ए और बी, वो क्या है 100 किलोमीटर ऑन है, ये दोनों आप 100 किलोमीटर है, मतलब दूर है। One card starts from A and another card starts from B at the same time. दो जगह है, कार्ड ए से एक कार्ड स्टार्ट होता है, बी से दूसरा, ए और बी पॉइंट है। मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ से एक कार्ड चला, वहां से एक कार्ड चला, ठीक है। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, दे मीट इन 5 आवर्स, वही 100 किलोमीटर चलने के लिए उसको 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, मिलने आपस में मिलने के लिए। और इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, जब दोनों आपस में उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में आपस में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, पहले क्या है, दोनों जो निकालने के लिए है उसको हम डायरेक्ट मान लेंगे। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ देख रहा था यूनिट क्या है इसमें, किलोमीटर और आवर में है, तो उसका x किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड हो जाएगा। एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। एक चीज आप ध्यान देखना, जब भी ट्रेन में सफर करते हो ना, ट्रेन में सफर किए होगे, एक ट्रेन इधर से आती है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों आपस में आपको लगता है क्या जो ट्रेन बहुत तेज गति, बहुत तेज आवाज कान में आता है, वो क्या होता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी एक होता है, माने आपेक्षिक जो उसका गति है, वो हम जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, इस ट्रेन में तो हमको फील क्या होगा, जो हमारा ट्रेन और उसके ट्रेन का जो स्पीड है ना, दोनों ऐड हो गया है, उससे हमको दूसरा स्पीड, मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो हम जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमको लगेगा ये 50 + 50, ये ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉस कर रहा है। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, ये टर्म होता है रिलेटिव वेलोसिटी, आप फर्दर फ्यूचर क्लास में पढ़ोगे आगे, 11-12 में है वो। तो ये दोनों का हमको ये लगेगा कि ये ट्रेन का स्पीड जो है वो ऐड में ज़्यादा हो गया, मतलब दोनों का ये ऐड हो जाता है स्पीड। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों एक अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उसका जुट जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो ये दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है। यदि ये 50 किलोमीटर है, ये भी 50 किलोमीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन जो है
रुका हुआ फील होगा एकदम। यदि स्पीड एग्जैक्ट बराबर है तो ये लगेगा आपका ये ट्रेन बंद है, स्पीड बंद मैंने रुका हुआ है, लेकिन ये चल रहा है। हमको फील होगा, इस ट्रेन के आदमी को फील होगा कि ये ट्रेन रुका हुआ है। यदि सेम डायरेक्शन में, यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों का ऐड हो जाता है। अब वही है रिलेटिव स्पीड व्हेन बोथ कार रन इन सेम डायरेक्शन। यदि दोनों जो है सो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाता है। ये याद रखना बस, किलोमीटर पर आवर। और रिलेटिव स्पीड व्हेन बोथ कार रन इन अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर। ये मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का ये कंसेप्ट है। अब क्या होगा, यदि दोनों कार जो है फर्स्ट केस में क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में चलता है, माने कि दोनों का स्पीड ये ऐड हो जाएगा, तो उसको 5 घंटा लगता है आपस में मिलने के लिए। तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर फिक्स है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यही होता है ना फॉर्मूला, चाल बराबर ये दूरी बराबर चाल गुने समय, वही होता है ना। तो ये हमारा एज पर इंफॉर्मेशन फर्स्ट कंडीशन है। यदि सेम डायरेक्शन में चलता है तो 5 घंटा लगता है। 5 x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड क्या है सेम डायरेक्शन का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड फैलने का तब 1 घंटा में लगता है। मैंने 1 घंटा टाइम इनटू स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम है 100 किलोमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये सेकंड इक्वेशन। दोनों के नौ फर्स्ट प्लस सेकंड में डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देंगे, एक वेरिएबल चला जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कार का चाल कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर। तो सेकंड कार का स्पीड क्या हो जाएगा 60 माइनस बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। एक कार का स्पीड 60 किलोमीटर, दूसरे कार का स्पीड 40 किलोमीटर, यही हमको फाइंड करना था। तो कहना फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्स, यही दो हमको फाइंड करना है। तो आप इसको बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, बस यहाँ पर एक यही कंसेप्ट है, बाकी और सब इजी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप ये करना, आगे क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी का है, थोड़ा सा हिंट यहाँ पर मैंने दिया, वो इस क्वेश्चन को बनाने में आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा, आप कभी जो है सो घबराना नहीं, ये चीज को कंसेप्ट को याद रखना, बांध लेना, गांठ बांध लेना, ये कंसेप्ट होता है, तो बस कभी घबराओगे नहीं। और लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का हमारा लास्ट पार्ट है, the area of a rectangle gets reduced by 9 square kilometer if its length is, एक क्या है स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर मान लो, इसका कोई भी स्क्वायर है, इसका लेंथ होगा, स्क्वायर है तो लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ये दो चीजें। तो लेट सबसे पहले क्या हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल है, मैं स्क्वायर बोला, रेक्टेंगल बी एल यूनिट एंड, और क्या बोलता है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी
बी यूनिट, ए और बी यूनिट ये दिया, ये मान लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यही होगा ना फॉर्मूला। यूनिट जो भी है यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, यूनिट का स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या होता है, इफ लेंथ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, 9 किलोमीटर 9 यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट है उसका रिड्यूस हो जाता है लेंथ, ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मेरा क्या करता है, यदि reduced by, if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, यानी लेंथ जो है वो तुम्हारा reduced by 5 यूनिट, लेंथ में से 5 माइनस हो गया, और ब्रेथ में क्या हो गया +3, 3 ऐड हो गया, ब्रेथ में क्या हो गया, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो इसका ये जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, ये इससे। अब इससे हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इसको करो एल बी, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3l, माइनस माइनस का साइन माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस तो -5b, और -5 जा 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9, एल बी माइनस एल बी इंटू एल बी कैंसिल हो गया, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू -9 प्लस 15 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिल गया। अब क्या कहते हैं अगेन, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि l प्लस 3, लेंथ को 3 बढ़ा दिया, एंड वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेथ दोनों को जो है ना 3 और 2 बढ़ाते हैं, एरिया जो है इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एल बी प्लस ये क्या होगा 2l, एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 61, तो ये इक्वेशन हमारा 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व करो, कुछ करना नहीं है, इस दोनों में से एक वेरिएबल को ये करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3, मैं l को ही उड़ा देता हूँ, ये फ्रॉम ये करें, फ्रॉम ये करने से क्या होगा, ये क्या होगा 6l, हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 जा 10, 10b इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा 6l माइनस प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 61 3 जा 3 3 18 183, अब ये माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, -10 माइनस 9 माइनस 19b इज इक्वल टू, ये हटा तो कितना हो गया 171, ये होगा ना 171 प्लस 12 183, तो ये माइनस साइन रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, तो माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू हमारा 9, यानी कि ब्रेथ हो जाएगा 9 यूनिट, इसका ये स्क्वायर का ब्रेथ हो जाएगा 9 यूनिट। अब इसका कोई भी वैल्यू किसी में पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा, तो मैं इसमें ही पुट करता हूँ, ये आसान है ना, 3l माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3l इज इक्वल टू 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3l इज इक्वल टू 6 प्लस 45 माने कि 51, l इज इक्वल टू 51 बाई 3 इज इक्वल टू 70, माने लेंथ हो जाएगा इसका 70 दोनों। तो ये बोलता है हमको
फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और विड्थ मिल गया, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे लास्ट में, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज, जब हो जाएगा इज 17 यूनिट 17 यूनिट और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 यूनिट, यही डायमेंशन हो गया, ठीक है। यूनिट्स करो, ये डायमेंशन। इस तरह हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत आसानी से खत्म कर दिया और ये हमारा चैप्टर पूरा ये खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग 3.6 एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारा खत्म होगा।